कहानी की शुरुआत होती है एक रौनक से भरे, खूबसूरत और धूप वाले शहर शंघाई से। वहां हम देखते हैं एक माँ को जो अपने बेटे चंचन की देखभाल कर रही है। वो उसे कहती है कि कितना नसीब वाला है वो, बस खाना और सोना ही उसका काम है। फिर माँ बोलती है कि जब तक उसका बेटा हेल्दी बड़ा होता है उसकी सारी मेहनत वर्थ है। लेकिन असल में हमारा प्रोटोगोनिस्ट उसी बच्चे में रीइंकारनेट हुआ है, और वो तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी एनर्जी पॉइंट्स कमा रहा है। तभी वो एक्साइटेड होकर एक ब्लू स्क्रीन देखता है और पता चलता है कि उसके पास ऊपर से एक चीट स्किल भी है। उसी वक्त उसके पेरेंट्स कहते हैं कि उनका बेटा एक दिन बड़ा जीन फ्यूजर या साइबॉर्ग बनेगा। सिर्फ 3 महीने की उम्र में ही हमारा एमसी अपना पहला टास्क पूरा कर लेता है, पैरों से 10,000 बार किक करके। इस अचीवमेंट पर उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ये जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स असल में हैं क्या, और इमेजिन करता है कि शायद ये किसी सुपर हीरो जैसे होंगे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जब वो 4 महीने का होता है। उसका घर पूरी तरह डार्क है। पेरेंट्स को अपनी एबिलिटीज से डराना नहीं चाहता, इसलिए वो सिर्फ रात में ट्रेनिंग करता है, और अब तो उसने क्रॉल करना भी सीख लिया है। 5 महीने की उम्र तक आते आते वो चल भी सकता है, और सिस्टम उसे और ज्यादा पॉइंट्स देता जा रहा है। 6 महीने के पड़ाव पर आखिरकार वो अपने पेरेंट्स के सामने नॉर्मल बच्चे की तरह बैठ सकता है और क्रॉल भी कर सकता है। पहली बार जब उसने टीवी देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये धरती जिसमें वो रिबॉर्न हुआ है उसकी पुरानी अर्थ से अलग है। इस नई अर्थ में म्यूटेशंस हो चुके हैं और अनजान जीव पैदा हो गए हैं, जिन्हें अबेरेंट बीस्ट्स कहा जाता है। इन क्रिएचर्स से लड़ने के लिए इंसानियत ने 2 रास्ते चुने, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा दूसरा जीन मॉडिफिकेशन का। लेकिन हमारे प्रोटोगोनिस्ट के पास तो एक चीट सिस्टम है, इसलिए उसे लेवल अप करना होगा और इस डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव करना होगा। तभी हमारा छोटा हीरो दरवाजे की तरफ देखता है, क्योंकि कोई उसके परिवार से मिलने आया है। दरवाजे पर पड़ोसन सुमंग अपना इंट्रोडक्शन देती है और लगता है कि वो एक गिफ्ट भी लाई है। थोड़ी ही देर बाद वो अपने हस्बैंड और डॉटर का भी परिचय कराती है, जो अभी अभी पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। हमारा छोटा एमसी मन ही मन सोचता है कि ये उसकी इस नए वर्ल्ड में पहली फ्रेंड है और उनकी डेस्टिनीज आपस में जुड़ेंगी। अब 7 महीने की उम्र में ये छोटा बच्चा पहले से ही भाग सकता है, और इस वजह से उसे और भी पॉइंट्स मिलते हैं। दौड़ने के अलावा वो अब जंप भी कर सकता है, और सिस्टम लगातार उसे पॉइंट्स देता ही जा रहा है। अपनी एबिलिटीज की वजह से 7 महीने की उम्र तक उसने रनिंग, जंपिंग, यहाँ तक कि बोलना भी मास्टर कर लिया है। 8 महीने का होते होते हमारा एमसी अपने पालने में ही सिटअप्स और पुशअप्स करने लगता है। ये बच्चा सिर्फ सीक्रेट में ट्रेनिंग करता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे एक्ट में पकड़ लिया। माँ एकदम शॉक्ड हो गई और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई, सोचते हुए कि आखिर उसका बेटा 8 महीने की उम्र में सिटअप्स क्यों कर रहा है। लेकिन हमारा हीरो झट से इसे कवर कर देता है, और माँ को ऐसा लगने लगता है कि शायद ज्यादा थकान के कारण उसे कोई हैल्यूसिनेशन हो गया है। कुछ दिन बाद उसकी माँ घबराकर अपने हस्बैंड को बुलाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उनका 8 महीने का बेटा पहले से ही 6 पैक एब्स बना चुका है। तभी प्रोटोगोनिस्ट का पिता सोच में पड़ जाता है, और उसे याद आता है कि 6 पैक के अलावा उनका बेटा बहुत ज्यादा खाना भी खाता है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उनका बेटा शायद कोई रेयर प्रोडिजी तो नहीं है। प्रोटोगोनिस्ट के पिता कहते हैं कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, और हमारा छोटा हीरो ये सोचकर राहत की सांस लेता है कि उसका सीक्रेट अब तक एक्सपोज नहीं हुआ। टीवी देखते देखते उन्हें एक न्यूज दिखती है, एक प्रोडिजी बच्चा जो सिर्फ 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा सकता है। ये सुनकर उसकी माँ गर्व से कहती है कि उनका बेटा उन एलीट फैमिली के प्रोडिजीज से कभी पीछे नहीं रहेगा। हमारा प्रोटोगोनिस्ट सोचता है कि उसकी माँ सच में उसे अच्छे से जानती है, लेकिन साथ ही ये भी सोचता है कि क्या वो सच में 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा पाएगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब जब वो 2 साल का है तो हमारा एमसी एक हाथ से 20 किलो का बॉक्स उठा सकता है। अचानक उसकी माँ उसे आवाज देती है अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए, और वो बॉक्स लगभग अपने सिर पर गिरा ही देता है। वो फिर स्टोरेज रूम से बाहर निकलता है, ट्रेनिंग छोड़ने की वजह से थका हारा सा। धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है और उसे खोलता है। दरवाजा खोलते ही वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वहां खड़ी थी शेन चिंग, हाथ में एक पाई लेकर। भले ही वो उसकी ही उम्र की है, लेकिन अब भी बच्चों जैसी भाषा में बात करती है। उनके मेंटल एज गैप की वजह से दोनों ज्यादा खेलते नहीं, इसलिए ज्यादातर वो उसके लिए एक ह्यूमन वेट वेस्ट की तरह काम करती है ट्रेनिंग में। लेकिन छोटे हीरो को जल्दी ही एहसास होता है कि फ्रेंड को वेट बनाना एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ आता है, और वो प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी वर्कआउट करते समय वो उसकी पीठ पर ही पेशाब कर देती है। अब हमारा लड़का और भी स्ट्रांग हो चुका है और एक हाथ से 40 किलो तक उठा सकता है। 4 साल की उम्र में वो टीवी पर एक और प्रोडिजी को देखता है जो 30 किलो उठा रहा है।
और मन ही मन सोचता है कि वो तो पहले से ही उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन स्ट्रांग गति होने के बावजूद उसकी बायोलॉजिकल लेवल अभी भी सिर्फ रैंक 1 पर है और वो सोचता है कि अगला लेवल आखिर कैसा होगा। यही सोचते हुए हमारा छोटा हीरो पहली बार घर से बाहर निकलता है और इस दुनिया को देखता है। सबसे पहले वो लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल नहीं करने देते। वहां पहुंचते ही वो सबसे आगे दौड़ जाता है और उसकी फ्रेंड पीछे से आवाज देती है, रुको जरा। उसकी माँ पूछती है कि उसे इतनी मुश्किल किताबें क्यों पसंद है, लेकिन हमारा छोटा हीरो बस पढ़ता ही चला जाता है। किताबों से उसे पता चलता है कि ये दुनिया 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में बंटी हुई है, कॉमन से लेकर मिथिकल तक। उसे यह भी मालूम होता है कि हर लेवल में 9 रैंक्स होते हैं। यह जानकर उसे लगता है कि इस खतरनाक दुनिया में वो अभी बहुत छोटा और कमजोर है। जैसे ही वो पढ़ता है, सिस्टम उसे एक नई एबिलिटी से रिवॉर्ड करता है क्योंकि उसने 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे। सिस्टम से मिली इस नई मिशन के साथ हमारा एमसी अगले कुछ दिनों तक लगातार ट्रेनिंग और पढ़ाई करता रहता है, बिना रुके। 4 साल की उम्र में आखिरकार वो अपने फ्रेंड के साथ किंडरगार्टन अटेंड करना शुरू करता है। ज्यादा समय नहीं बीता कि वो लेवल 2 तक पहुंच गया। अब वो 80 किलो तक उठा सकता था और बेहद तेज दौड़ सकता था। लेकिन जैसा कहते हैं, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसकी फ्रेंड को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। तभी हमारा प्रोटैगोनिस्ट कमरे के बीचों बीच कूद पड़ता है। अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ से वो तुरंत एक्शन में आता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है ताकि सब महसूस कर सकें। फिर वो धमकी देता है कि जो भी उसकी फ्रेंड से दोबारा उलझेगा वो उसकी बिस्तर पर पेशाब कर देगा। ये सुनकर सब बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। उसकी धमकी के बाद सारे बुलीज रोने लगते हैं, जबकि उसकी फ्रेंड उसे एडमिरेशन से देखती है। उसी पल सिस्टम नोटिफाई करता है कि अब वो किंडरगार्टन किंग बन चुका है, उसकी डोमिनेंट प्रेजेंस की वजह से। हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है कि उसने एक नया मिशन एक्टिवेट कर दिया है और यह भी पता चलता है कि वो एक साथ कई मिशंस कर सकता है। आधे साल बाद वो अपनी रीडिंग मिशन पूरी कर लेता है और उसकी लर्निंग एबिलिटी पीक ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाती है। टाइम उड़ता चला जाता है और 7 साल की उम्र में हमारा बच्चा और उसकी क्लास आखिरकार किंडरगार्टन ग्रेजुएट कर लेते हैं। एलिमेंट्री स्कूल शुरू होने से पहले की छुट्टियों में भी वो लगातार ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट करता रहता है। इस लेवल तक पहुंच चुका था कि अब वो 200 किलो तक उठा सकता था। उसकी जंप भी बहुत इंप्रूव हो चुकी थी और इस बार वो 2 मीटर की हाइट पार कर लेता है। इसके ऊपर उसकी स्पीड भी बढ़ गई और आखिरकार उसने 100 मीटर 8 सेकंड से कम में पूरा कर लिया। अपनी सुपर इंटेलिजेंस के बल पर उसने पूरा एलिमेंट्री स्कूल का करिकुलम पहले ही खत्म कर लिया और अब अगला टाइटल अनलॉक करने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसकी एलिमेंट्री स्कूल लाइफ शुरू हुई और उसे पता था कि सारे कॉम्पिटिशन्स उसके लिए पीस ऑफ केक होंगे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसने नेशनल एकेडमिक कॉम्पिटिशन जीत लिया और अपने फैमिली को बहुत प्राउड फील कराया। स्कूल के फ्री टाइम में हमारा छोटा हीरो अपनी फ्रेंड शेन चिंगान को ट्यूशन देता था। वो बहुत गिफ्टेड नहीं थी, लेकिन उसकी हेल्प से वो क्लास में दूसरे नंबर की स्टूडेंट बन गई। ठीक उसके पीछे टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए उसने सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया और हर एक रिकॉर्ड तोड़ डाला। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि अब उसकी स्कूल लाइफ पीसफुल होगी, क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया। टीचर सबको उस नई स्टूडेंट से मिलवाती है जिसका नाम था बाशु। उसी वक्त हमारा एमसी महसूस करता है कि उस लड़की से एक हल्की सी ऑरा निकल रही है जो पूरी तरह इंसानी नहीं लग रही थी। नई सफेद बालों वाली स्टूडेंट जैसे ही क्लासरूम की आइसल से गुजरी, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। प्रोटैगोनिस्ट की फ्रेंड ने नई लड़की के बालों पर कमेंट किया, लेकिन हमारा लड़का किसी और सोच में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद सफेद बालों वाली लड़की अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वो उसकी ऑरा को लेकर परेशान था, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी, और सोच रहा था कि क्या वो कोई जीन फ्यूजर है। अगले कुछ दिनों में उस लड़की ने किसी से कोई बात नहीं की और पूरे टाइम अपनी डेस्क पर ही सोई रही। शुरू में सब बच्चे उसके बारे में क्यूरियस थे, लेकिन धीरे धीरे सबने ध्यान देना ही बंद कर दिया। 1 महीने बाद ये शांति टूट गई जब अचानक लड़की पसीने से तर हो गई। उससे एक बहुत ही स्ट्रांग और अनप्लीजेंट स्मेल आने लगी, जिससे आसपास बैठे सभी बच्चे परेशान हो गए। इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स शिकायत करने लगे। फिर एक लड़का उसके पास आया और उस पर पानी फेंकते हुए बोला कि वो उसकी क्लीनिंग में मदद करेगा। लड़की ने गीली डेस्क पर अपने हाथ रखकर मुट्ठियां कस लीं, गुस्से से कांपते हुए। भले ही उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने यूं ह्यूमिलेट होने के बाद वो रोने लगी। लड़की वहीं अपनी डेस्क पर टूट कर रोने लगी और बाकी सारे स्टूडेंट्स बस खड़े देखते रहे, कोई कुछ नहीं करता। तभी प्रोटैगोनिस्ट की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वो बेचारी बाईशू की मदद कर सकते हैं, जो पुलिस के हाथों परेशान हो रही थी। हमारा प्रोटैगोनिस्ट मान जाता है और समझता है कि वो कोई डेंजरस नहीं है।
बस एक लड़की है जिसे बुली किया जा रहा है। बिना वक्त गवाए हमारा लड़का सीधे बुली के पास पहुंचता है और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ लेता है। अचानक हुए इस मूव से वो लड़का एकदम शॉक्ड रह जाता है। चेहरे पर डरावनी स्माइल लिए हमारा एमसी उस गुंडे को ऑर्डर देता है कि तुरंत जाकर बाईशू की डेस्क साफ करो। वो बच्चा इतना डर जाता है कि तुरंत मान जाता है और बिना किसी शिकायत के डेस्क क्लीन करने लगता है। हमारे हीरो की रेप्यूटेशन को जानकर बुली ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद एमसी बाकियों को भी हुक्म देता है कि जो भी लोग नई लड़की को तंग कर रहे थे सब जाकर उससे माफी मांगे। डर के मारे बाकी स्टूडेंट्स तुरंत तैयार हो जाते हैं और एक एक करके सब उसके सामने झुककर सॉरी कहते हैं, वादा करते हैं कि दोबारा कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। सफेद बालों वाली लड़की तब दोनों को थैंक्स कहती है कि उन्होंने इतने मुश्किल समय में उसकी मदद की। प्रोटोगोनिस्ट की फ्रेंड मुस्कुराकर कहती है कि इसमें कुछ खास नहीं, और उस दिन से उसने तय कर लिया कि वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगी। जब भी उसके पास कोई टेस्टी स्नैक होता वो अपनी नई फ्रेंड के साथ शेयर करती और हमारे एमसी को भी साथ ले आती। लेकिन नई लड़की थोड़ी हिचकिचाती थी फ्रेंडशिप और ऑफर किए गए स्नैक को एक्सेप्ट करने में। वो फिर पूछती है कि क्या उन्हें उसकी बुरी स्मेल से घिन नहीं आती। लड़की कहती है कि वो हमेशा से एक आउटकास्ट रही है और पहली बार किसी को अपने साथ देखकर उसे लगता है जैसे ये कोई सपना हो। उसकी फ्रेंड तुरंत कहती है कि ये सपना नहीं है, जिससे वो और भी इमोशनल हो जाती है। हमारे हीरो की फ्रेंड कहती है कि उसे पता है ये कैसा लगता है और इसी वजह से वो कभी भी उससे घिन नहीं करेगी। हमारी छोटी हीरोइन फिर कहती है कि वो हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगे। जैसे ही उसने अपने हाथ नई लड़की की तरफ बढ़ाए, सफेद बालों वाली लड़की अचानक उसकी फ्रेंड को गले लगा लेती है। वो खुशी के आंसुओं में रोने लगती है और अपनी नई दोस्त को बार बार थैंक्स बोलती है। आंसू गिरते रहते हैं और तभी उसे याद आता है कि उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। फिर लड़की कहती है कि चूंकि उन्होंने उसके साथ स्नैक्स शेयर किए, वो भी उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती है। वो उन्हें बीस्ट फैंक्स की एक जोड़ी देती है जो उसे उसके बर्थडे पर मिले थे और उम्मीद करती है कि उन्हें यह गिफ्ट पसंद आएगा। फैंग्स वाला नेकलेस उन्हें सौंपा जाता है, उनके बीच अभी अभी बनी नई दोस्ती का सिंबल बनकर। तीनों मिलकर अपनी नई दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं, वादा करते हैं कि वे हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि यह दोस्ती हमेशा चलेगी, अचानक एक अनएक्सपेक्टेड खबर ने उसे चौंका दिया। हमारा प्रोटोगोनिस्ट उस खबर को कंफर्म करता है, ये कहते हुए कि उसने नई लड़की को ट्रांसफर पेपर्स भरते देखा। प्रिंसिपल के ऑफिस में झांककर हमारा छोटा हीरो लड़की को एक साइबोर्ग आदमी के साथ पेपर वर्क करते हुए देखता है। इससे उसके शक पक्के हो जाते हैं कि 22 शू की आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं थी। उस दिन के बाद से हमारे एमसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा और वो सिर्फ एक चाइल्डहुड मेमोरी बनकर रह गई। लेकिन असली चीजें उसके जाने के बाद शुरू हुई। घर पर हमारा छोटा हीरो अपनी माँ को एक मैसेज स्किल की मदद से मैसेज देता है, जिससे उसकी माँ अपने काम का स्ट्रेस कम होने पर उसे धन्यवाद देती है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है क्योटो प्रोडिजी के बारे में। सिर्फ 10 साल की उम्र में उस लड़के ने जीन फ्यूजन किया था और एक विशाल बोल्डर को एक हाथ से उठा लिया था। इतने में हमारे लड़के के पापा अंदर आते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि ये खास प्रोटोगोनिस्ट हमेशा टीवी पर क्यों रहता है। उसके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं और पापा बताते हैं कि उस लड़के के मार्शल आर्टिस्ट फैमिली के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि 8 साल की उम्र में ही वो 300 किलो उठा सकता है बिना किसी फ्यूजन के। ये सोचकर उसे एहसास होता है कि उसका पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है जितना उसने सोचा था, और वो अपने फ्यूचर को लेकर और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस अचानक गायब हो जाता है जब एक ब्रेकिंग न्यूज आती है बीस्ट अटैक की, जो पड़ोसी देश में हुआ था। न्यूज दिखाती है कि ये अटैक जायंट रैट्स ने किया, जिन्होंने पूरे शहर को तबाह कर दिया। केओस के बीच एक औरत को एक जायंट रैट पकड़ लेता है और वो अपने ट्रैजिक एंड से मिलने ही वाली होती है। क्रिएचर अपने मैसिव जबड़े बंद करता है और बेचारी औरत अपनी क्रूर किस्मत से बच नहीं पाती। फिर न्यूज कट होकर एक पॉलिटिशियन पर जाती है जो हेल्प की गुहार लगाता है और इस बीस्ट अटैक के लिए एक कल्ट को ब्लेम करता है। हमारा लड़का राहत महसूस करता है कि वो एक स्ट्रांग कंट्री में रहता है जहां वो सेफली बड़ा हो सकता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो जाती हैं। फिर हवा में हुए एक एक्सप्लोजन की आवाज सबको चौंका देती है और हमारा यंग हीरो हाई अलर्ट पर आ जाता है। बिना एक पल गंवाए हमारा एमसी विंडो की तरफ दौड़ता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ। वहां पहुंचकर वो धीरे धीरे पर्दा खींचकर बाहर की सिचुएशन झांकता है। वो देखता है कि कई सारे साइबोर्ग्स उड़ते हुए जा रहे हैं और सोचता है कि इतने सारे यहाँ क्यों आए हैं। अगली सुबह जिंदगी फिर से नॉर्मल सी लगती है और हमारा लड़का स्कूल जाता है। वहां उसकी फ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है और शिकायत करती है कि आज वो क्लास के लिए लेट हो गया। हमारा प्रोटोगोनिस्ट उसे देखता है और नोटिस करता है कि कुछ अजीब ग्लो कर रहा है
करीब जाकर वो देखता है कि बीस्ट फेंक जो बाइशू ने उसे दिया था वो तेजी से चमक रहा है। यही देखकर उसे आखिरकार समझ आता है कि लड़की की स्ट्रेंज ऑरा उस मॉन्स्टर टूथ से आ रही थी। ग्लो थोड़ी देर बाद फीका पड़ जाता है, लेकिन वो पिछली रात की घटनाओं को सोचता ही रहता है। जैसे ही दोनों स्ट्रीट पर चलते हैं, उनके सामने अचानक एक मिस्टीरियस और लंबी औरत आ जाती है। लाल बालों वाली औरत फिर स्माइल करती है और कहती है कि वे दोनों बहुत क्यूट बच्चे हैं। वो फिर पूछती है कि क्या दोनों भाई बहन हैं या शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। उसकी फ्रेंड स्माइल के साथ रिप्लाई करती है कि वे बस अच्छे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। एक विकेट ग्रिन के साथ औरत कहती है कि वो उनकी फ्रेंडशिप से जलती है। वो पूछती है कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि वो अकेले चल रहे हैं। जैसे ही लड़की जवाब देने वाली होती है, हमारा एएमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने से रोक देता है। फिर वो उसे खींच कर ले जाता है, कहते हुए कि उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। स्कूल यार्ड पहुंचकर यंग मैन अपनी फ्रेंड को वार्न करता है कि अजनबियों से बात मत किया करो। टाइम पास होता है और स्कूल के बाद दोनों बच्चे साथ घर जाते हैं। उसकी फ्रेंड शिकायत करती है कि गली बहुत शांत है और क्रीपी वाइब दे रही है। हमारा लड़का समझाता है कि ये एरिया डिमोलिशन के लिए शेड्यूल्ड है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। अचानक उन्हें एक जानी पहचानी आवाज बुलाती है और वो देखते हैं कि वही औरत सामने खड़ी है। लाल बालों वाली औरत उनका इंतजार कर रही थी और कहती है कि उसने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया। हमारा एएमसी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था, फिर भी वो उनका पीछा करने में कामयाब हो गई। फिर उस औरत के पीछे से एक मस्कुलर आदमी आ जाता है और वो दोनों बच्चों को अपने घर चलने का इनविटेशन देती है। बड़ा आदमी पेशेंस खो देता है और दोनों को जबरदस्ती पकड़ने के लिए झपटता है। वो कहता है कि उसे जल्दी है उन्हें बेचने की और पकड़ने आगे बढ़ता है। हमारा एएमसी बिल्कुल नहीं डरता और बिना डरे फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एक तेज मूवमेंट में वो उस बड़े आदमी को एक पावरफुल पंच मारता है। पंच सीधा हिट करता है आदमी के फैमिली ज्वेल्स पर, जिससे वो सांस नहीं ले पाता। इम्पैक्ट की ताकत से आदमी उड़कर गिरता है और औरत शॉक्ड रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक स्टूडेंट ने उसके पार्टनर को एक ही ब्लो में हरा दिया। बिना वक्त गंवाए हमारा लड़का आगे बढ़ता है और उस औरत के चेहरे पर एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है। दोनों को गिराने के बाद हमारा यंग हीरो जमीन से एक ईंट ब्रिक उठाता है काम खत्म करने के लिए। वो नोटिस करता है कि वहां कोई कैमरा नहीं है और डिसाइड करता है कि उसे इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है और उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक जाइंट क्लॉ दीवार तोड़कर बाहर आता है। बिल्डिंग्स के बीच से एक जाइंट राइट निकलता है और जोर से दहाड़ता है। क्रिएचर अपने मैसिव जबड़े औरत के करीब लाता है और एक झटके में उसकी जान ले लेता है। उसकी फ्रेंड डरकर पूछती है कि ये सामने वाला जाइंट क्रिएचर क्या है। हमारा एमसी अपनी फ्रेंड को उठा लेता है और कहता है कि ये एक जाइंट डेंजरस राइट है। वो फिर कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके भागना होगा, वरना जिंदा नहीं बचेंगे। तभी एक ब्लॉन्ड साइबोर्ग रेड आर्मर में आसमान से उड़ती हुई नीचे आती है। साइबोर्ग दोनों बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है उन्हें मॉन्स्टर से बचाने के लिए। हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस औरत को देखकर दंग रह जाता है, जबकि वो हवा में मंडराती हुई क्रिएचर के सामने खड़ी होती है। बिना वक्त गंवाए वो हीरोइन अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी अटैक चार्ज करना शुरू करती है। फिर वो क्रिएचर की तरफ टारगेट करती है और अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करने की तैयारी करती है। वो कई प्रोजेक्टाइल्स जायंट मॉन्स्टर की तरफ फायर करती है। प्रोजेक्टाइल्स सीधे उस क्रीचर को लगते हैं और गली में एक बड़ा धमाका कर देते हैं। फिर वो स्पिन मारकर कई एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स छोड़ती है। जायंट मॉन्स्टर उन हमलों से सीधे टकराता है, लेकिन जख्मी होने के बावजूद पीछे नहीं हटता और अपनी गुस्से से भरी कई आंखों से साइबोर्ग को घूरता है। बिना रुके हीरोइन उस मॉन्स्टर पर एक और वार करती है। कुछ दिन बाद हमारा लड़का न्यूज़ देखता है और सोचता है कि साइबोर्ग उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसे जीतने में टाइम लग गया। वो जायंट रैट्स के खतरनाक होने के बारे में भी सोचता है और खुश होता है कि उस दिन किसी तरह बच निकला। ये सोचकर वो अपनी ट्रेनिंग और तेज कर देता है, स्क्वाड्स से ज्यादा पॉइंट्स कमाता है। जिंदगी चलती रहती है और जल्द ही वो अपने दोस्त का 9वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विश करने के बाद हमारा छोटा हीरो अपनी बचपन की दोस्त को गिफ्ट देता है। वो बहुत खुश हो जाती है उस हेयर क्लिप से जो उसने खुद बनाया था और ब्राइट स्माइल के साथ उसे धन्यवाद कहती है। समय बीतता है, वो मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं और हमारा लड़का एक्साइटेड है नेक्स्ट स्टेप के लिए, ताकि और तेजी से बेहतर बन सके। वो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता है, यहाँ तक कि पीठ पर बड़ा सा पत्थर रखकर पुश अप्स करता है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो तीसरे लेवल तक पहुंच जाता है और उसकी फिजिकल एबल्स काफी बढ़ जाती हैं। वो टीवी देख रहा होता है और सोचता है कि क्योटो का प्रोडिजी अब किस लेवल पर होगा। 14 साल का वो प्रोडिजी 2000 किलो उठाता है, लेकिन हमारा एमसी समझ जाता है कि वो अभी भी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सोचकर वो और एक्साइटेड हो जाता है
कि फ्यूचर में जीन फ्यूजन के बाद कितना ताकतवर बनेगा। फिर आता है एक खूबसूरत सनी डे। आखिरकार हाई स्कूल शुरू होता है और क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट है, उसे कई एलीट स्कूल से इनवाइट मिला था। रजिस्ट्रेशन डे पर प्रिंसिपल और टीचर्स उसे हाई होप्स के साथ वेलकम करते हैं, लेकिन उसकी असली चाहत बस अपनी दोस्त के साथ मजे करने की होती है। उसकी दोस्त बहुत एक्साइटेड होकर उसे बुलाती है गेम शुरू करने के लिए। वो तेज मूव के साथ बर्डी को सर्व करती है, एक स्पेशल टेक्निक से जिसका नाम है फेयरी कर्व बॉल। लेकिन तभी कोई उनके गेम में इंटरफियर करता है और बर्डी को हवा में ही पकड़ लेता है। उसी वक्त एक अपर क्लासमैन वहां आता है और कहता है कि ये कोर्ट बड़े स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। गुंडे उस लड़की को प्राइवेट लेसन ऑफर करते हुए घेर लेते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। ये देखकर हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है और बुलियों से कहता है कि अभी के अभी उसकी दोस्त से दूर हटो। अपर क्लासमैन बस एक घमंडी मुस्कान देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पहले कौन था, क्योंकि कोर्ट तो अब वही लेगा। हमारा लड़का फिर बर्डी पकड़ लेता है और उस आदमी से कहता है, ध्यान से सुनो। वो बर्डी को हवा में ऊंचा उछालता है, खुद ऊंचाई तक कूदता है और स्मैश करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि सबको दिखा सके कि यहाँ उसके रूल्स चलते हैं। हवा में अपनी पूरी ताकत से वो रैकेट को बर्डी पर मारता है। उसी जोर से बर्डी रॉकेट की तरह उनकी तरफ उड़ जाती है। बर्डी गोली की स्पीड से जाती है और बुली के रैकेट को चीरकर निकल जाती है। ये देखकर सारे गुंडे डर से कांप जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का सच में इंसान भी है या नहीं। डर से पागल होकर वो सब झुकते हैं, माफी मांगते हैं और बिना पीछे देखे कोर्ट से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद हाई स्कूल के बाकी टाइम में किसी ने भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पहले ही पूरा स्कूल का कोर्स खत्म कर लिया था। हमारा लड़का क्लास में बस इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ता रहता था। खाली टाइम में वो अपने होम कंप्यूटर पर कई नई स्किल्स सीख लेता था ताकि टाइटल अनलॉक कर सके। उसने हर चैंपियनशिप जीती और हर चीज में टॉप मार्क्स लाए। इस वजह से उसके बहुत सारे फैन बन गए, लेकिन फिर भी बिग शॉट वाला टाइटल अनलॉक नहीं हुआ। लड़कियों को नजरअंदाज करते हुए उसने पूरा फोकस अपनी दोस्त की मदद करने पर रखा। फेस्टिवल में वो 3 इवेंट्स में भाग लेता है। शॉटपुट में वो 201 मीटर फेंकता है। उसके चुने 3 इवेंट्स थे ताकत, जंपिंग एबिलिटी और स्पीड दिखाने के लिए। और हमारा एमसी जानता था कि अगर उसने ये 3 कैटेगरीज डोमिनेट कर ली तो पूरा स्पोर्ट्स इवेंट उसी के नाम होगा। यहाँ तक कि खुद को रोके हुए भी, ताकि ओवरडू न करे, वो बिना किसी मेहनत के फर्स्ट प्लेस ले लेता है। लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करती हुई महसूस होती है। सिस्टम फिर उसकी डोमिनेंस के लिए उसे रिवॉर्ड करता है और आखिरकार उसका हाई स्कूल टॉप डॉग टाइटल अनलॉक हो जाता है। स्कूल एंट्रेंस से गुजरते हुए हमारा लड़का सोचता है कि क्रीचर्स की लाइफ एसेंस इवॉल्व होकर उसकी अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है। उसे कुछ याद आता है और वो अचानक चलना रोक देता है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए उसका 20 टूथ उधार चाहिए। बिना झिझक वो अपना टूथ वाला नेकलेस हमारे प्रोटैगोनिस्ट को थमा देती है। जैसे ही वो 20 टूथ को छूता है, हमारे नौजवान के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है जिसमें दिखता है कि उसने एक एबिसल जायंट बटरफ्लाई की एसेंस अब्सॉर्ब कर ली है। ये देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। बाद में रात को अपने कमरे में हमारा लड़का ऑनलाइन सर्च करने का सोचता है कि क्या उसे इस अजीब क्रीचर के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। उसकी हैरानी की बात यह होती है कि सर्च रिजल्ट्स 0 आते हैं और उसे उस बटरफ्लाई के बारे में एक भी चीज नहीं मिलती। ये देखकर उसे समझ आता है कि ऑनलाइन से कुछ हासिल नहीं होगा, तो उसे किसी और तरीके से खुद ही उस 20 सर्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। तभी उसे याद आता है कि बायू ने उसे 2 20 टीथ दिए थे और वो उन्हें ढूंढने निकलता है। जैसे ही वो उस चीज को दोबारा पकड़ता है, एक पर्पल एनर्जी उसे घेर लेती है और सिस्टम दिखाता है कि प्रोग्रेस 2% तक पहुंच गई है। हमारा एमसी इस रिजल्ट से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचते हुए कि क्रीचर का गाइड अनलॉक करने के लिए उसे और एसेंस चाहिए। अगले दिन हमारा नौजवान हीरो अपनी दोस्त को बाइक पर राइड दे रहा होता है। इसे वो ट्रेनिंग की तरह लेता है ताकि अगर कभी म्यूटेंट से भागना पड़े तो काम आए। अचानक एक आवाज उसे रोकती है और वो बाइक रोककर देखता है कि कौन है। एक आदमी अपना परिचय देता है कि वो मार्शल आर्ट्स टीम का कोच है और स्कूल स्पोर्ट्स में उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। कोच फिर उसे मार्शल आर्ट्स टीम में ज्वाइन करने का इन्वाइट देता है। वो आदमी जिद करता है, कहता है कि उसकी एथलेटिक टैलेंट कमाल की है और प्रैक्टिकली उससे रिक्वेस्ट करता है कि इनवाइट एक्सेप्ट करे। फिर वो आदमी चला जाता है और हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कि उसे तो ना कहने का मौका भी नहीं मिला। सीन कट होकर शहर का सनसेट का खूबसूरत नजारा दिखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी अभी अपने हाथों से एक कीड़े को कुचल देता है। तभी उसे एहसास होता है कि प्रेडेटर स्किल तब एक्टिवेट नहीं हुई जब उसने उस कीड़े को मारा। इस सवाल के साथ वो सोचता है कि कहीं और जाकर इस थ्योरी को टेस्ट करना पड़ेगा।
फिर वो अपनी बाइक उठाता है ताकि जल्दी वहां पहुंच सके। अपनी थ्योरी चेक करने के लिए वो अपनी दोस्त के साथ उस सुपरमार्केट जाने का फैसला करता है जहां बीस्ट मीट बिकता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शहर के सेंटर में बने एक बड़े सुपरमार्केट पहुंचते हैं। अंदर पहुंचकर उसे समझ आता है कि वो अपनी थ्योरी टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सारे बीस्ट मीट पहले से पैक किए हुए हैं। तभी अचानक उसे कोई फ्रेशली कट बीस्ट मीट अनाउंस करते हुए सुनाई देता है। यही सुनते ही हमारा नौजवान एक बचर को देखता है जो उसके सामने ताजा मीट काट रहा होता है। फिर वो अपनी कंपेनियन से ऐसे कहता है कि 1 मिनट रुके, और खुद दौड़कर उस मीट को पास से देखने जाता है। लड़की कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और जल्दी से करीब जाकर उस मीट को छूने लगता है। सच उसके सामने ही था, इसलिए वो हाथ बढ़ाकर उस मांस को छूता है ताकि अपनी थ्योरी को हमेशा के लिए कंफर्म कर सके। जैसे ही वो उसे छूता है, एक पर्पल एनर्जी प्रकट होती है और हमारा नौजवान कंफर्म कर लेता है कि बीस्ट मीट में सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस है। पूरा एक्साइटेड होकर हमारा हीरो सेलिब्रेट करता है और उसकी दोस्त पूछती है कि सिर्फ एक टुकड़ा मांस छूकर वो इतना खुश क्यों हो रहा है। लड़की फिर पूछती है कि वो कैसा महसूस होता है और क्या ये नॉर्मल स्टेक से अलग है। वो रिप्लाई करता है कि बस ये ज्यादा फ्रेश लगता है और ऑफर करता है कि वो भी इसे छू कर देख ले, लेकिन वो मना कर देती है। हमारा लड़का फिर कहता है कि जब वो यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा खरीद कर घर पर ट्राई कर लें। तभी उसे अपनी दोस्त का शॉक्ड चेहरा दिखता है और मन में सोचता है कि बीस्ट मीट तो बेहद महंगा होता है, प्राइस सच में बहुत स्टीप है। यहाँ तक कि फैंटम स्क्विड जो सबसे सस्ता है वो भी करीब 1000 पर यूनिट पड़ता है, इसलिए वो वही लेने का डिसाइड करता है। उसकी साथी प्राइस को लेकर परेशान हो जाती है और सजेस्ट करती है कि पहले अपनी आंटी से पूछ ले। बिना टेंशन लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके सिर पर हल्की सी थपकी देता है और कहता है कि सब ठीक है। फिर वो झूठ बोल देता है कि उसकी माँ ने पहले ही कहा था कि ढेर सारा खरीद कर घर लाना। उसके ख्यालों में उसकी माँ सजेस्ट करती है कि इसे अपनी दोस्त के परिवार के साथ शेयर करना चाहिए और सबके लिए एक दावत रखनी चाहिए। इसके अलावा वो सोचता है कि एसेंस डायरेक्ट अब्जॉर्ब करने से मांस खराब हो सकता है, इसलिए वो चेकआउट की तरफ बढ़ जाता है। कैशियर उसके खरीदने पर शुक्रिया करता है और जैसे ही वो निकलते हैं, हमारा हीरो सोचता है कि कितना महंगा पड़ा ये। पहले से ही रात काफी हो चुकी थी और हालात भी थोड़ा डेंजरस लग रहे थे, इसलिए वो सीधे घर चले गए। रात में हमारा हीरो अपनी दोस्त को बाइक पर घर छोड़ने जा रहा होता है। पूरे हेक्टिक दिन के बाद वो सोचता है कि मांस का एक टुकड़ा खाने से स्क्विड इलस्ट्रेशन सिर्फ 0.1% ही अनलॉक हुआ, और तो और ये तो मार्केट का सबसे सस्ता बीस्ट मीट था। फिर भी इसी से वो डिसाइड करता है कि उसे पैसे कमाने का कोई तरीका निकालना होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नहीं मांग सकता। तभी उसे याद आता है कि मीट खरीदने का असली मकसद ये देखना था कि क्या वो स्पॉइल होगा। वो अपनी बाइक की टोकरी पर नजर डालता है और देखता है कि थोड़ी देर बीत चुकी है और मीट ग्लो करने लगा है। ये देखकर वो बेहद खुश हो जाता है क्योंकि मांस की क्वालिटी एक्सीलेंट है और सिस्टम दिखाता है कि प्रोग्रेस 3% तक पहुंच गई है। लेकिन तभी उसकी दोस्त चीखते हुए घबराहट में कहती है कि सामने देखो, कोई रास्ते में खड़ा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर लगाकर बाइक के ब्रेक दबा देता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वो लगभग एक कपल को टक्कर मार ही देता, लेकिन जल्दी से बाइक कंट्रोल करते हुए डराने के लिए माफी मांगता है। हमारा एमसी खुद को ब्लेम करता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा फोकस हो गया था। तभी उसकी दोस्त आगे की तरफ इशारा करती है। आगे जाकर वो देखते हैं कि एक मस्कुलर आदमी एक औरत को पकड़कर उसके गले पर चाकू टिकाए खड़ा है। पुलिस पहले से ही वहां मौजूद होती है और अपराधी से कह रही होती है कि शांत हो जाओ और हथियार गिरा दो। एक ऑफिसर कहता है कि यह बंदा प्रो है और जरा सी भी केयरलेस गोली हॉस्टेजेस को लग सकती है। कैप्टन नींद वाला गैस यूज करने का आइडिया रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि असर होने से पहले ही क्रिमिनल भड़क सकता है। हमारा हीरो जमीन से एक छोटा कंकड़ उठाता है और मूव करने के लिए तैयार हो जाता है। पागलपन भरी स्पीड से वो कंकड़ को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस बदमाश पर फेंकता है। कंकड़ सीधा क्रिमिनल के हाथ पर लगता है, जिससे उसका चाकू गिर जाता है और हॉस्टेज भी छूट जाती है। मौका देखकर पुलिस कैप्टन अपनी टीम को चिल्लाकर आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। ऑफिसर तुरंत आगे बढ़कर किडनैपर को पकड़ लेते हैं और हथकड़ी डाल देते हैं। वो आदमी बस चुपचाप निकल जाना चाहता है, लेकिन उसकी दोस्त पूछती है कि क्या वही था जिसने कंकड़ फेंका। अचानक कैप्टन चिल्लाकर उन्हें रोकता है और पूछता है कि क्या वही बच्चा था जिसने कंकड़ फेंका। थोड़ा नर्वस होकर प्रतियोगी जबरदस्ती मुस्कान बनाते हुए सब डिनाई कर देता है। ऑफिसर उन्हें जाते हुए देखता है और उसे अजीब लगता है कि कोई अच्छा काम करके भी मानना क्यों नहीं चाहता। फिर कैप्टन जोर से कह देता है कि उस अच्छे काम करने वाले इंसान के लिए रिवॉर्ड रखा गया है। रिवॉर्ड शब्द सुनते ही हमारे नौजवान की आंखों में डॉलर साइन चमक उठते हैं। बिना देर किए वो अचानक बाइक रोकता है
और तुरंत ऑफिसर की तरफ बाइक मोड़ देता है। लड़का मान लेता है कि वही था, कहता है कि पैसे अभी उसके लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपना पहला कमाया हुआ पैसा लेने के लिए। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, क्रिमिनल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो अपराधी एक जायंट रैट में बदल जाता है और एक ऑफिसर चिल्लाता है कि वो हेरेटिक है और म्यूटेशन के साइन दिखा रहा है। वो क्रीचर बिना सोचे समझे अटैक कर देता है और एक फीमेल ऑफिसर को सिर्फ एक वार से उड़ाकर फेंक देता है। कैप्टन अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि क्रिएचर पर फायर करो, लेकिन ध्यान रहे कि किसी सिविलियन को चोट न लगे। ऑफिसर्स अपनी गन से गोलियां बरसाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर उनका कोई असर नहीं होता और वो तुरंत बैकअप बुलाते हैं। इस बीच प्रोटैगनिस्ट की दोस्त बिल्कुल भी इस पूरे कैओटिक हालात को संभाल नहीं पा रही होती। हमारा हीरो दोनों को पकड़कर भागना शुरू करता है, कहता है कि सबसे पहले अपनी जान बचाना टॉप प्रायोरिटी है। वो मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा राहत महसूस करता है, फिर सोचता है कि आखिर रैट किंग की एसेंस वो कितनी अब्जॉर्ब कर सकता है और फैसला करता है कि इसका पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। अचानक जैसे ही वो लोग भाग रहे होते हैं, आसमान से बैंगनी आभा में लिपटी एक नई शख्सियत नीचे गिरती है। ये एक फीमेल साइबोर्ग है जिसने स्लिक फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहन रखा है। वो जमीन पर उतरते ही उस विशाल चूहे को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। हवा में तैरते हुए वो साइबोर्ग, जिसकी डार्क पर्पल शॉर्ट हेयर कटिंग है, अपने सीने में लगे लेजर कैनन को चार्ज करना शुरू करती है। फायर का कमांड देकर वो एक जबरदस्त तबाही मचाने वाली बैंगनी एनर्जी बीएम छोड़ती है, जो पूरे म्यूटेंट रैट को निगल लेती है। वो प्राणी दर्द से दहाड़ता है और पूरी तरह जलकर राख में बदल जाता है, पीछे सिर्फ जली हुई कुछ बाकी चीजें छोड़ते हुए। लिन जिचिन ये सब देखकर दंग रह जाता है। उस साइबोर्ग की अविश्वसनीय ताकत से खतरा खत्म होते ही टीचर ता और शेन चिंग हान चैन की सांस लेते हैं, मगर लिन जिचिन को अपने साइकिल की चिंता ज्यादा होती है। वो राहत महसूस करता है कि ब्लास्ट उसकी बाइक तक नहीं पहुंचा, वरना उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता। जैसे ही तनाव कम होता है, उसे अचानक कुछ एहसास होता है। वो बाइक की टोकरी में झांकता है और देखता है कि महंगा घोस्ट शैडो स्क्विड मीट खराब हो चुका है, उससे बदबूदार गंध उठ रही है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसका पहला थ्योरी सही था, लाइफ एसेंस सोखने से मांस खराब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक मुरझाया हुआ टेंटिकल उठाता है और सोचता है कि कोई बहाना चाहिए। फिर फैसला करता है कि लड़ाई और उस मर चुके हेरेटिक पर दोष मर देगा। नाटकीय अंदाज में वो खराब टेंटिकल जमीन पर फेंकता है और ऊंची आवाज में हेरेटिक और साइबोर्ग के अटैक को दोषी ठहराता है कि मांस जल गया। हालांकि उन्होंने घर जाने का प्लान बनाया था कैप्टन की रिक्वेस्ट पर, लेकिन आखिरकार वो सिक्योरिटी टीम के साथ स्टेशन तक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उसी वैन में ले जाया जाएगा जिसमें हेरेटिक के अवशेष रखे गए हैं। लेजर ब्लास्ट के बाद वहां सिर्फ जला भुना मांस का ढेर बचा था, जो एक स्ट्रेचर पर रखा था, और उसकी बदबू असहनीय थी। जैसे ही वो इस बदबूदार वैन में बैठा होता है, लिन जिकिन को एक और ख्याल आता है। उसे याद आता है कि बायु के दांतों में जानवर के मरने के बाद भी लाइफ एसेंस मौजूद था। वो अपना हाथ बढ़ाकर उस मॉन्स्टर के शरीर को छूता है और क्रीचर की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो तुरंत ही शॉक हो जाता है जब उसे फील होता है कि कितनी जबरदस्त पावर उसके अंदर फ्लो कर रही है। तभी सिस्टम अलर्ट करता है कि उसने जायंट म्यूटेंट रैट की एसेंस का ट्रेस अब्सॉर्ब कर लिया है और उसकी गाइड टू द जायंट म्यूटेंट रैट 5% तक पहुंच चुकी है। हमारा हीरो कूल दिखने के लिए एक बड़ी सी स्ट्रेच करता है और कॉप उसे बोलता है कि गाड़ी में ज्यादा हिले डुले नहीं और सीधा बैठे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कैप्टन उस बच्चे से पूछता है कि उसने इतनी दूर से थक के हाथ में पत्थर कैसे मारा। हीरो एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है कि वो अपने राइट आर्म पर काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन ऑफिसर को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। तभी अचानक हीरो की मॉम उसकी फ्रेंड के फैमिली के साथ वहां पहुंचती है और ये देखकर हमारा हीरो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो औरत अपने बेटे की तरफ भागती है, उसका नाम जोर से चिल्लाती हुई, पूरी तरह वरीड। वो उसे जोर से गले लगाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। हमारा यंग मैन उसे काम डाउन करता है, कहता है कि वो बिल्कुल फाइन है और उसे तो रिवॉर्ड भी मिला। उसकी माम उसे वादा लेने लगती है कि अगली बार जब भी डेंजर आए तो वो किसी सेफ जगह पर छुप जाएगा। वो आगे कहती है कि उसे अपने बेटे से बस यही चाहिए कि वो बिना किसी स्क्रैच के सुरक्षित और हेल्थी बड़ा हो जाए। हमारा हीरो वादा करता है कि वो पहले खुद को प्रोटेक्ट करेगा और अपनी माम के साथ स्टेशन से निकल जाता है। कैप्टन बस खामोशी से यह सब देखता रहता है। 2 फीमेल ऑफिसर्स आपस में रैट गॉड कल्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, जो अब और बोल्ड हो रहा है और यूनिवर्सिटीज तक में घुसपैठ कर रहा है। वो कहती हैं कि उन्हें सेल्फ प्रोक्लेम्ड रैट किंग को खत्म करना होगा। हमारा प्रोटैगोनिस्ट ये बातचीत सुन लेता है और तुरंत इंट्रिग्ड हो जाता है। कार में वापस बैठकर हमारा हीरो रैट गॉड कल्ट को ऑनलाइन सर्च करता है और पाता है
कि उनके बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। उसे पता चलता है कि कल्ट का मेन बेस शंघाई सिटी में है और इसके मेंबर्स सोसाइटी के आउटकास्ट माने जाते हैं। अपनी रिसर्च जारी रखते हुए वो इस मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर डिटेल को ध्यान से पढ़ता है। अचानक उसकी नज़र एक खास इन्फॉर्मेशन पर जाती है और वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है जो उसने अभी पढ़ा। पता चलता है कि रैट किंग एक हायर लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होना चाहता है और अपने फॉलोअर्स को फोर्स करता है कि वो उसके लिए मटेरियल्स कलेक्ट करें। हमारा हीरो सोचने लगता है कि क्या इस क्रीचर ने वाकई इतनी इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स प्लान्स बना सके। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे एक जायंट रैट दिखाई देता है, जिससे वो इस क्रीचर और रैट किंग के कनेक्शन के बारे में सोचने लगता है। लेकिन वो जल्दी ही उस आइडिया को डिसमिस कर देता है, ये सोचकर कि इतने बड़े रैट्स इस रीजन में अनकॉमन नहीं है। फिर उसे नोटिस होता है कि उसकी फ्रेंड बहुत चुप है और वो वंडर करता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे देखता है और रियलाइज करता है कि उसके पैरों पर पानी है। उसे शक होता है कि शायद फिर से वही हुआ। जब भी वो लड़की नर्वस या स्केर्ड होती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल बचपन की तरह। हमारा गाय हमेशा सस्पेक्ट करता था कि ये किसी अननोन पोटेंशियल से जुड़ा हो सकता है जो उसके अंदर छिपा है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम नोटिस करती है कि मीट गायब है और शॉक्ड होकर पूछती है कि ग्रोसरीज का क्या हुआ। वो तुरंत एक्सक्यूज बनाता है कि एक इमरजेंसी हो गई थी और केओस में मीट गिर गया। उसकी मॉम कहती है कि इसे भूल जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सेफ और अनहार्म्ड है। हमारा हीरो राहत की सांस लेता है कि उसने अपनी मॉम को इस झूठ से बेवकूफ बना लिया। उसका डैड बाहर जाकर मीट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय उसे रोक देता है और कहता है कि खाना ऑलरेडी खराब हो चुका है, जिससे उसका डैड कंफ्यूज्ड रह जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में कैप्टन अब भी ये सोच रहा होता है कि एक हाई स्कूल किड ने इतनी फोर्स से पत्थर कैसे फेंका। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है क्योंकि यंग मैन की स्टोरी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी अचानक एक जायंट रैट फाइल कैबिनेट के ऊपर प्रकट होता है ठीक उसके सामने, जिससे ऑफिसर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। वो क्रीचर ऑफिसर पर अपनी तेज क्लॉज के साथ छलांग लगा देता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए कैप्टन अपनी गन निकालता है और उस मॉन्स्टर पर कई गोलियां चला देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बुलेट्स काफी नहीं थी और ऑफिसर सीधा जायंट क्रीचर के हिट का शिकार हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं और उसके बाद और एक वीडियो आने वाली थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पढ़ने की जगह फोन चलाते हुए देख लिया। उसके बाद जो होना था वो हो ही गया। तो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।